अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़्ज़ाक। सेकेंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियसली हम दो कॉन्सिक्वेंसेस टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने थर्ड स्ट्रेंज कॉन्सिक्वेंस मैस वेरिएशन के बारे में डिस्कशन करनी है। तो चलते हैं अपने डिजिटल बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं। इसमें जो टॉपिक कंटिन्यू है उसका नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की एक सब ब्रांच है, जिसमें हम उन ऑब्जेक्ट्स की डिस्कशन करते हैं जिनकी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही होती है। इसमें हम जो फिनोमेना अभी तक पढ़ चुके हैं वो हैं टाइम डायलेशन, जिसमें एक्सप्रेशन t इज इक्वल टू टी नॉट ओवर √1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर में हम वैल्यूज पुट करके एक प्रॉपर टाइम और रिलेटिव टाइम को लिंक कर सकते हैं, उनको आपस में रिलेट कर सकते हैं। फिर हमने जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो कॉन्सिक्वेंस था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, वो था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का। इसके मुताबिक मूविंग फ्रेम्स सिकुड़ जाते हैं और उन्हें आगे मौजूद फासले ज़्यादा फील होते हैं। सो L इज इक्वल टू L नॉट 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। सो इस फॉर्मूले के मुताबिक ऑब्जेक्ट जितनी ज़्यादा स्पीड गेन करेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी लेंथ कॉन्टैक्ट कर जाएगी और वो सिकुड़ जाएगा और आगे मौजूद फासले उससे ज़्यादा फील होंगे। अब हम आज इसी सीक्वेंस में थर्ड कॉन्सेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैस वेरिएशन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो पोस्टुलेट्स हैं उनको ज़रा रिवाइज कर देता हूँ। पोस्टुलेट नंबर 1 है कि जो लॉज ऑफ फिजिक्स होते हैं दे आर सेम एवरीवेयर, वो एक ही जैसे रहते हैं तमाम इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस में। और पोस्टुलेट नंबर 2 क्या है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है c, जिसकी वैल्यू राउंड ऑफ करके 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के इक्वल होती है, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है तमाम इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में वैक्यूम के अंदर। सो ऑब्जर्वर चाहे जिस मर्जी रिलेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, जब वो किसी भी लाइट सिग्नल की स्पीड मेजर करेगा तो वो हमेशा ही स्पीड ऑफ लाइट c के इक्वल आएगी। एक्सप्रेशन है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सो यहाँ पे हेडिंग लिख देते हैं मैथमेटिकल डिस्कशन के अंडर मैस वेरिएशन का एक्सप्रेशन है m इज इक्वल टू m नॉट ओवर √1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, और डिनोमिनेटर का यहाँ पे √ मौजूद है। अब यहाँ पे ये बात बताते चलते हैं कि m नॉट क्या है। m नॉट है रेस्ट मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये वो मैस है जो किसी ऑब्जेक्ट का मेजर किया गया है जब वो ज़मीन के ऊपर मौजूद था और कोई बैलेंस भी ज़मीन पे मौजूद था, या फिर ये वो मैस है जो किसी मूविंग फ्रेम के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का मेजर किया जाएगा, जबकि फिजिकल बैलेंस या कोई और बैलेंस उस स्पेसशिप के अंदर ही रखा गया है और वो स्पेसशिप रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। जबकि m क्या है, m है उस ऑब्जेक्ट का रिलेटिविस्टिक मैस, और ये मैस किसी ऑब्जेक्ट के लिए वो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा जो कि रेस्ट के ऊपर मौजूद है। फॉर एग्जांपल वो अर्थ के ऊपर मौजूद है, या फिर ये वाला मैस इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट किया जा सकता है। v क्या है, v है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर स्पेसशिप, अगर ऑब्जेक्ट किसी स्पेसशिप में रखा गया है, और c क्या है, c इज़ स्पीड ऑफ लाइट।
और इसकी राउंडेड ऑफ वैल्यू क्या है, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब लेट से हम ये कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 1 किलोग्राम है, और वो मूव कर रहा है एक स्पीड से जो है 98% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, या फिर 98% डिवाइडेड बाय 100% इंटू सी। तो v का आंसर कितना आएगा, वो आएगा 0.98 c के इक्वल। और अब अगर हमसे पूछा जाए कि ये मास उसका रेस्ट मास है तो रिलेटिविस्टिक मास क्या होगा, तो उसके लिए एक्सप्रेशन है m इज इक्वल टू m0/√1 - v²/c²। इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख लेते हैं, m0/√1 - v/c², या फिर वैल्यूज पुट करने के बाद एक्सप्रेशन बन जाएगा m इज इक्वल टू 1 किलोग्राम ओवर अंडर रूट है डिनोमिनेटर वाली पूरी टर्म का, और साथ लिखा जाएगा 1 - 0.98 c डिवाइडेड बाय c स्क्वायर है इस टर्म का। अब c से कैंसिल आउट होगा और मास का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये बनेगा 1 किलोग्राम ओवर 1 - 0.98 का स्क्वायर और होल अंडर रूट। कैलकुलेटर पे इस टर्म को सॉल्व कर लीजिए, तो ये आंसर आएगा 5.0252 किलोग्राम के करीब। दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट के मास में आने वाला चेंज जो कि रिलेटिविस्टिक मास में से रेस्ट मास माइनस करने से आता है, तो वो कितना होगा, वो होगा 5.0252 किलोग्राम माइनस 1 किलोग्राम। तो चेंज इन मास की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 4.0252 किलोग्राम। इसके अलावा अब हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट जिसका मास लेट से 10 किलोग्राम है, वो इस कदर हाई स्पीड गेन कर गया है कि उसकी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आ गई है। दैट मीन्स उसकी स्पीड 100% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट हो गई है। तो उसका जो रिलेटिविस्टिक मास है वो कितना होगा, तो उसके लिए अगेन एक्सप्रेशन वही है, m इज इक्वल टू m0/1 - v/c²। सो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, m0/√1 - c/c², और इस पूरी टर्म का हमने अंडर रूट भी लेना है। सो एक्सप्रेशन बन रहा है m0/1 - 1 का अंडर रूट, या फिर m इज इक्वल टू m0/√0, या फिर m0/0, या फिर इन्फिनिटी, बिकॉज समथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज कॉल्ड इन्फिनिटी। सो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर दे तो उसका मास इन्फिनिट हो जाएगा, चाहे रेस्ट मास 1 किलोग्राम हो या 10 किलोग्राम हो या फिर 1 मिलियन किलोग्राम हो, उसका मास इन्फिनिटी होना ही है जैसे ही वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आए। अब इससे हम एक रिजल्ट कंक्लूड करते हैं, वो ये, अ मैटर कैन नॉट मूव with a speed exactly equal to the speed of light। हम ये बात जानते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक फोर्स F किसके इक्वल होती है, वो ma के इक्वल होती है। और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहें तो मास इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड होगा, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा F/m इज इक्वल टू a, और a इज इक्वल टू F/m। लेट्स से मैं कहता हूं कि इनिशियली किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो 1 किलोग्राम है और हमने उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन जनरेट करनी है, तो उसके लिए फोर्स कितनी चाहिए, उसके लिए फोर्स 1 न्यूटन चाहिए।
दैट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है ये बन जाएगा A इज इक्वल टू एफ नॉट ओवर एम नॉट। अब एम नॉट की वैल्यू कितनी है, वो 1 किलोग्राम है, और एफ नॉट की वैल्यू कितनी है, वो 1 न्यूटन है। तो कैंसिलेशन के बाद आंसर कितना आएगा, 1 न्यूटन पर केजी। या फिर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 न्यूटन की जगह पे लिख दीजिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 किलोग्राम मौजूद है। सो आंसर कितना आएगा, वो आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो अब अगर इस ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ गई है और बढ़ के इसका जो रिलेटिविस्टिक मास है वो कितना हो चुका है, वो 2 किलोग्राम हो चुका है, तो हमें इसमें सेम वही 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन जनरेट करने के लिए फोर्स भी 2 न्यूटन की अप्लाई करना पड़ेगी। और अगर हम ये कहें कि उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो बढ़ के 5 किलोग्राम हो गया है, जैसे कि हमने अभी वाले केस में ऑब्जर्व किया, जब ऑब्जेक्ट 98% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा था, तो उसमें मजीद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन जनरेट करने के लिए, दैट मीन्स उसकी स्पीड 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड इंक्रीज करने के लिए हमें 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, ताकि एक्सेलरेशन अगेन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही हो। और अगर हम उस ऑब्जेक्ट को स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल लाना चाह रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका मास 1 किलोग्राम से इंक्रीज होके जो अभी तक 5 किलोग्राम आ चुका है, वो कितना बनेगा, वो 9.9999 इंटू 10 रेज़ टू पावर 99, या इससे भी ज़्यादा कोई पावर अगर आप ले सकते हैं तो वो लीजिए, इतने किलोग्राम हो जाएगा। तो उसके लिए जो फोर्स है वो भी 9.999 इंटू 10 रेज़ टू पावर 99 न्यूटन की चाहिए होगी, ताकि उसमें मज़ीद 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी चेंज लाया जा सके, या फिर उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन जनरेट की जा सके। और फाइनली जब इस ऑब्जेक्ट का मास इन्फिनिट होने लगेगा, दैट मीन्स इसका मास क्या होगा, इन्फिनिटी -1, तो उस वक्त जो फोर्स चाहिए होगी वो भी इन्फिनिटी -1 न्यूटन के इक्वल होगी। तो तभी इसके अंदर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जनरेट हो सकेगी, और 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड का चेंज हासिल कर सकेगी। लेकिन अगर आपको यहाँ पे इन्फिनिट -1 फोर्स चाहिए, तो उसके लिए जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है, जो कि वर्क डन के एक्सप्रेशन के इक्वल होता है, जो कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, उसमें यहाँ पे आपको इन्फिनिटी -1 न्यूटन की फोर्स भी अप्लाई करनी पड़ेगी, ताकि 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट जनरेट हो सके, और इसका जो आंसर है वो कितना हो, वो इन्फिनिटी -1 जूल्स के इक्वल आए। और फाइनली जब ऑब्जेक्ट की मास की वैल्यू एग्जैक्टली इन्फिनिटी के इक्वल आने लगेगी, तो इन्फिनिट न्यूटन की फोर्स भी चाहिए होगी, तभी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट में जनरेट होगी। और इसका मतलब है कि फिर हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो एनर्जी क्या होगी, वो होगी वर्क डन के एक्सप्रेशन F.D से डिस्क्राइब। तो अगर आपको यहाँ पे इन्फिनिट फोर्स चाहिए, तो आपको इन्फिनिट जूल्स ऑफ एनर्जी भी देनी पड़ेगी। और हम ये बात जानते हैं कि इन्फिनिट सोर्सेज ऑफ एनर्जी do not exist in nature. So, a matter cannot gain a speed that is equal to the speed of light। चूंकि नेचर में इन्फिनिट सोर्सेज ऑफ एनर्जी मौजूद नहीं है, तो हम इन्फिनिट किलोग्राम के मास को इन्फिनिट न्यूटन फोर्स अप्लाई करके 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर एक्सेलरेशन नहीं जनरेट करवा सकते। चूंकि नेचर में इन्फिनिट जूल्स ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए हम किसी ऑब्जेक्ट पे इन्फिनिट न्यूटन की फोर्स अप्लाई करके, जबकि उसका मास भी इन्फिनिट किलोग्राम हो चुका है, उसमें
1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन जनरेट नहीं कर सकते, इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए इम्पॉसिबल है कि वो मैटर हो और मैटर होते हुए वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल स्पीड गेन कर ले। दैट मीन्स ये नेचर का बनाया गया एक बैरियर है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है ये मैक्सिमम स्पीड ऑफ नेचर है, और ये स्पीड स्पेस टाइम के स्ट्रक्चर में डिस्टर्बेंस की स्पीड है और कोई भी मैटर इसके बराबर स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकता। तो इसी वजह से कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट को एक्सीड भी नहीं कर सकता, इसलिए किसी ऑब्जेक्ट का टाइम रिवर्स नहीं हो सकता, इसलिए किसी ऑब्जेक्ट के लिए लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ श्रिंक करते करते नेगेटिव नहीं हो सकती। ये बातें इलॉजिकल हैं। तो इस तरीके से नेचर में नेगेटिव टाइम और नेगेटिव लेंथ की तरह के फिनोमिना को एग्जिस्ट करने से, एग्जिबिट होने से रोकने के लिए एक बैरियर इम्पोज किया गया है मैटर के ऊपर, वो ये कि कोई भी मैटर स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकता। अब हम अपने आज के इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ 50 किलोग्राम एस्ट्रोनॉट, दैट मीन्स रेस्ट मास ऑफ एस्ट्रोनॉट कितना है, वो है 50 किलोग्राम, इज ट्रैवलिंग एट 95% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। दैट मीन्स v इज इक्वल टू 95% ऑफ c, और इसे फ्रैक्शन में तब्दील करना है। इसके लिए हम 95% c को 100% से डिवाइड कर देंगे, जिससे आंसर आएगा 0.95 c के इक्वल। और पूछा गया है व्हाट विल बी इट्स रिलेटिव मास, तो m फाइंड आउट करना है। एक्सप्रेशन है m इज इक्वल टू m0 ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, या फिर m0 ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी ओवर सी होल स्क्वेयर, या फिर m0 की जगह पे एस्ट्रोनॉट का रेस्ट मास पुट कर दीजिए 50 किलोग्राम, और जो डिनोमिनेटर में मौजूद टर्म है अंडर रूट के अंदर, उसमें v की जगह पे पुट कर दीजिए 0.95 c, डिवाइडेड बाय c है और लास्ट टर्म का स्क्वायर भी है। अब c से कैंसिल आउट होगा और एक्सप्रेशन बन जाएगा m इज इक्वल टू m0, जहाँ पे m0 की वैल्यू है 50 किलोग्राम, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस 0.95 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 50 किलोग्राम डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस 0.9025, या फिर 50 किलोग्राम ओवर अंडर रूट 0.0975। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक आप कैलकुलेटर के बगैर सोल्यूशन कर सकें वहाँ तक सोल्यूशन बगैर कैलकुलेटर के ही होना चाहिए, क्योंकि जब आपने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के लिए एंट्री टेस्ट देना है तो वहाँ पे कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते। सो यहाँ से आगे सोल्यूशन चूँकि कैलकुलेटर के बगैर बहुत ही मुश्किल है, तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे, और कैलकुलेटर से सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो होगा 160 किलोग्राम्स के करीब। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि किस तरीके से उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कि रिलेटिव मोशन में स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करते हैं, उनका मास बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। इसी वजह से किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल स्पीड से मूव करे। अब ये मास कैसे बढ़ जाता है, इसकी डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में होगी। सो अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।